नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर के कुछ सवाल हैं और आपके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि थर्ड पीआरसी से जुड़े हुए हैं, पेंशन रिवीजन से जुड़े हुए हैं, पे रिवीजन से जुड़े हुए हैं, आईडीए से जुड़े हुए हैं, कितना इंक्रीमेंट होगा सैलरी में, सभी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। और काफी टाइम से मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया हम आपको कमेंट करते हैं, आप बोलते हो कि कमेंट कीजिए, और जब हम कमेंट करते हैं तो आप जवाब भी नहीं देते हो। तो भैया आज मैं क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आया हूं और आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनके जवाब देने वाला हूं। तो मैंने कुछ कमेंट सिलेक्टेड किए हैं यहाँ पर, और जो बहुत ही जरूरी है आपको देने। तो मेरे बहुत सारे न्यू व्यूअर हो सकते हैं जो कि पहली बार चैनल पर आए हैं, तो उनको पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी तरह के और भी बीएसएनएल से, पीआरसी से रिलेटेड और पेंशन रिवीजन से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फिलहाल सभी को मैं इस वीडियो के मीडियम से सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम, मेरे सब्सक्राइबर ने जो भी सवाल पूछे थे, एक चार्ट आएगा आपके सामने, उस चार्ट में देख लीजिएगा कि क्या क्या सवाल थे और किन्होंने पूछे थे, ठीक है। लेकिन मैं उनको थोड़ा सा आसान भाषा में उन सवालों को आपको बताऊंगा कि क्या क्या सवाल उन्होंने पूछे थे और उनका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। जो भी सवाल है मैंने बोर्ड पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सवाल पूछे मेरे सब्सक्राइबर ने। 22 दिसंबर आज डेट है और क्वेश्चन एंड आंसर में करने वाला हूँ, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन थे कमेंट में मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 113.7% आईडीए के बजाय 51.8% आईडीए कैसे आया, ठीक है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, ठीक है। अब यहाँ पर उसका यहाँ पर जवाब देने वाला हूं, क्योंकि क्या है कि 233.3% जो आईडीए फिलहाल चल रहा है, और यहाँ पर जब आपकी इफेक्टिव डेट के हिसाब से 51.8% का भी सवाल आता है कि ये कैसे आया, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे वीडियो में। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, हमारा सेकंड सवाल है, एमटीएल में अगर जो थर्ड पीआरसी लागू होती है तो एमटीएल वाले जो कर्मचारी है और पेंशनर्स है उनका क्या होगा, ठीक है। तो इसका जवाब भी आज इस वीडियो में दूंगा। उसके बाद तीसरा सवाल है हमारा, पे स्केल, यानी कि जो पे स्केल है वो कम है, ठीक है। जैसे अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है और पे स्केल कम हो जाता है तो स्टेग्नेशन की समस्या आ जाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल है, या फिर इसके बारे में मुझे कुछ बताइए, मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था, ठीक है। तो इसके बारे में हम जवाब आपको मैं दूंगा, इसका भी। उसके बाद चौथा पॉइंट है, 2018 में रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन, यानी कि उनकी पेंशन कितनी थी, 23,260 थी, से कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब एक सब्सक्राइबर उन्होंने बोला कि भैया वो 2018 में रिटायर हुए हैं और उनकी जो पेंशन है फिलहाल उनको 23,260 रुपए मिल रही है। तो अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो उनकी पेंशन में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो वो भी जानेंगे। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, यानी कि पांचवा सवाल है, 2018, 2019, 2020 में जो भी पेंशनर्स, यानी कि 2017 जो भी इफेक्टिव डेट है थर्ड पीआरसी की, उसके बाद जो भी रिटायर हुए हैं, तो पीआरसी लागू होने के बाद उनका क्या होगा, उनको कितनी क्या इंक्रीमेंट मिलेगी, क्या एरियर मिलेगा या नहीं, सभी जानकारी आज इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर छठा पॉइंट है, पेंशनर्स को इंक्रीमेंट नहीं मिलता तो इसका क्या करेंगे। तो देखते हैं, उसका भी जवाब आपको दूंगा। अगर इंक्रीमेंट नहीं मिलता तो क्या मिलता है पेंशनर्स को अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे सवाल कर दिए भैया आपने, सारे का जवाब मैं दूंगा पॉइंट बाय पॉइंट और डिटेल तरीके से दूंगा। तो आपको हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन सारे जवाब जरूर दूंगा और आप भी सभी जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी के सवाल कुछ लगभग मिलते जुलते होंगे और सभी को एक साथ सारे सवालों के जवाब मिल जाए। आपका पहला सवाल है कि 113.7% आईडीए के बजाय 51.8% कैसे आया। अब भैया मुझे इसके मेरे एक पहले वाला एक वीडियो मैंने रिलीज करा था, उस पर आया था ये कमेंट, और उन्होंने कहा था कि भैया देखिए सभी को पता है कि फिलहाल अपना आईडीए कितना चल रहा है, 233.2% आईडीए चल रहा है, ठीक है। अब भैया बहुत सारे सब्सक्राइबर, मतलब बहुत सारे कर्मचारी, उनको लगता है कि भैया अगर पीआरसी लागू होती है तो 233.3% में से 2007 से लेकर 2017 तक का जो आईडीए है, यानी कि 119.5% आपकी बेसिक सैलरी मर्ज हो जाएगा, जो कि 2017 के टाइम पे जितनी भी सैलरी थी उसमें मर्ज हो जाएगा। और जो बचता है, जितना भी आईडीए 233.2% में से बचेगा, यानी कि 113.8% आईडीए, वो बाद में, यानी कि 2017 से लेकर 2025 तक का आईडीए, 113.8% आईडीए, वो आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। ऐसा एक मैंने वीडियो भी बनाया था, तो बहुत सारे कर्मचारियों को यही लगता है। लेकिन आपको बता दूं भैया कि जो आईडीए तो आपका, तो भैया आपको एक बात बता दूं
कि जो आपका आईडीए है 233.2%, ये आईडीए सेकंड पीआरसी और 2007 की पे स्केल के हिसाब से, ठीक है, मतलब यानी कि सेकंड पीआरसी का आईडीए है। अब आपको पता होगा कि जब भी कोई नया वेतनमान लागू होता है तो आईडीए 0 हो जाता है। तो भैया आपका जो आईडीए 233.2% हो या फिर 300% हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेकंड पीआरसी का आईडीए है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। वो कब 0 होगा? 2017 के टाइम पे, इफेक्टिव डेट के टाइम पे जो थर्ड पीआरसी यानी कि अभी अगर लागू होती है तो ये 0 हो जाएगा। और 119.5% यानी कि 2007 से लेकर 2017 का जो आईडीए था 119.5% आपकी बेसिक सैलरी यानी कि 2017 के टाइम पे जितनी भी आपकी सैलरी थी उसमें मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बेसिक क्लियर हो गया होगा आपका कि भैया आपका 119.5% ही आईडीए जुड़ेगा और वो 0 हो जाएगा बाद में। अब यहां पर बात आती है कि 0% से आपका आईडीए यानी कि भैया 2017 में तो थर्ड पीआरसी फाइनल नहीं हुई, तो यहां पर 51.8% आईडीए कैसे आया, ठीक है। तो देखिए देखते हैं, देखिए इससे कुछ इस तरीके से समझते हैं कि सेकेंड पीआरसी में जो आपका आईडीए मर्ज किया गया था वो 68.8% था, ठीक है, यानी कि 1/1/2007 से जो लागू हुआ था, यानी कि सेकेंड पीआरसी के टाइम पे आपका आईडीए कितना था? 68.8% था, ठीक है। इस सेकेंड पीआरसी की बात हो रही है 2007 की। अब थर्ड पीआरसी जब आया यानी कि 1/1/2017 की बात आई तो उस समय कुल आपका आईडीए कितना था? 119.5% आईडीए था, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ पर 51.8% आईडीए का लॉजिक क्या है? देखिए बहुत सारे लोग 119.8% जो आईडीए है, दिक्कत ये आई कि आप जो 51.8% आपका आईडीए वो गया कहाँ, ठीक है, मतलब कैसे आया, कहां से निकल कर आया? तो देखिए 51.8% जो आपका आईडीए है वो 2017 से लेकर 2025 तक का आपकी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद ही जुड़ेगा, ठीक है। यानी कि 233.3% आईडीए जो आपका है वो थर्ड पीआरसी लागू होने पर, यानी कि अगर 2017 में लागू हो जाती, मान के चलिए कि चलो लागू हो गई 2017 के टाइम पे, तो उस टाइम का जो आईडी 119.5% वो मर्ज हो जाएगा आपकी बेसिक सैलरी में, ठीक है। अब मर्ज होने के बाद जो बचा हुआ आईडी है वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि जब अगर 2017 में अगर लागू हो गई है आपकी थर्ड पीआरसी तो आगे यानी कि 8 से 9 साल आगे हो गया है, यानी कि 2017 से लेकर 2025 तक जितने साल बचे उसमें कितना आपका आईडीए बढ़ता, यानी कि 51.8% बढ़ता सरकारी इंडेक्स के हिसाब से, ज्यादा ही बढ़ जाता, लेकिन फिलहाल 51.8% बढ़ रहा है। तो थर्ड पीआरसी अब भी अगर आपकी लागू होती है तो आपका जो आईडी है वो 0 नहीं होगा, यानी कि 51.8% आईडी आपका एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये फायदा हो जाएगा आपको, आपका फर्स्ट जो सवाल था वो क्लियर हो चुका होगा, आपको उसका जवाब मिल गया होगा, ठीक है। फिलहाल सेकंड सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि है एमटीएनएल में थर्ड पीआरसी लागू होने पर क्या होगा। एमटीएनएल की बात करें तो दोनों सरकारी कंपनी है, बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों, लेकिन बात आती है बीएसएनएल प्रॉफिट में है क्योंकि बीएसएनएल ने 4G रोल आउट अच्छा कर दिया है, 5G भी जल्दी ही लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन अभी फिलहाल लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन एमटीएनएल में तो कुछ भी नहीं हुआ है, एमटीएनएल तो सरासर घाटे में फिलहाल, ठीक है। देखिए एमटीएनएल की स्थिति बीएसएनएल से थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर भी अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की बात आ जाती है। अब अफोर्डेबिलिटी क्लॉज सारे पीएसयू पे लागू होता है, अब बीएसएनएल पे भी है, लेकिन बीएसएनएल में थोड़ी उम्मीद की किरण दिख रही है क्योंकि वो थोड़ा प्रॉफिट में है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, एमटीएनएल में नहीं दिखेगी, ठीक है। डीपीई की गाइडलाइंस कहती है कि जो पीएसयू घाटे में है यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत आता है वे थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर सकते। एमटीएनएल है जो बहुत ही ज्यादा घाटे में है फिलहाल, ठीक है। अब है यहाँ पर जो भी उनके कर्मचारी है एमटीएनएल के, अगर थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई तो उनको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। कर्मचारी को भूल जाना चाहिए कि उनका थर्ड पीआरसी कभी लागू होगा, क्योंकि एमटीएनएल बहुत ज्यादा घाटे में है, मतलब इतना कर्जवान बन चुका है कि हो सकता है डूब जाए या फिर एमटीएनएल और बीएसएनएल मर्ज हो जाए। हाँ, हो सकता है कि अगर एमटीएनएल और बीएसएनएल मर्ज हो जाता है तो एमटीएनएल वाले जो कर्मचारी है उनको थर्ड पीआरसी का फायदा मिल सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल कोई भी यहाँ पर उम्मीद नहीं है। अब पेंशनर्स की बात करें तो पेंशनर्स भैया बिल्कुल बीएसएनएल की तरह है। बीएसएनएल में जैसा कि बीएसएनएल पेंशनर्स को जो पेंशन है वो डोट देती है, ऐसा ही यहाँ पर भी है। पेंशन जो एमटीएनएल में है जो पेंशनर्स है उनको भी पेंशन डोट से ही मिलता है। एमटीएनएल के वो कर्मचारी जो सरकारी सेवा से आए थे यानी कि जो ऑब्जॉर्व होके आए थे, अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा, लेकिन वर्किंग कर्मचारियों के लिए सरकार को विशेष छूट यानी कि वेरिएंट देनी होगी, ठीक है। मतलब सरकार की तरफ से अगर विशेष छूट मिल जाए कि भैया अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हम हटा देते हैं एमटीएनएल के ऊपर से, तो हो सकता है वहां पर उनको फायदा मिल भी सकता है। या फिर
बीएसएनएल और एफडीएल का मर्जर हो जाए तो भी फायदा हो सकता है, ठीक है। ये सवाल भी क्लियर हो चुका है, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल आता है कि पे स्केल बहुत कम है, ठीक है। सवाल सब्सक्राइबर का सवाल है कि भैया अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो पे स्केल बहुत कम है, जैसे कि 0% मैंने 5% फिटमेंट फैक्टर का बताया था वीडियो में, उसी के हिसाब से उन्होंने सवाल पूछा होगा कि पे स्केल कम है तो इससे स्टेगनेशन की समस्या आएगी, इसका क्या जवाब है आपके पास, ठीक है। जो आपने सवाल पूछा वो एकदम राइट है, ये हो सकता है 100% होगा। जब नया पे स्केल छोटा होता है और इंक्रीमेंट की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती, मतलब कम होती है, तो कर्मचारी स्टेगनेशन की सैलरी रुक जाती है, ठहर जाती है, ठीक है। आपने 4-5 साल कंपनी में काम किया और आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, कोई पोस्ट परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना आपको प्रमोशन हो रहा है, तो आपको क्या लगेगा, मेरा स्टेगनेशन हो गया भैया, मेरी तो सैलरी रुक गई। और उसी के साथ आप ही के साथ कोई नया कर्मचारी आता है और आपकी जैसी सैलरी उसको मिलने लग जाती है, तो आपका तो भरोसा कंपनी पे से उठ जाएगा कि भैया मैंने तो सैलरी कंपनी को 4 से 5 साल दिए और मेरी सैलरी रुक गई, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, और मेरे साथ वाले जो नए कर्मचारी है उनको भी मेरे जितना ही पेमेंट मिल रहा है, तो आपकी सैलरी रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है, तो थर्ड पीआरसी में अगर पे स्केल को पर्याप्त रूप से ऊपर की ओर नहीं बढ़ाया गया तो सीनियर कर्मचारी अपनी अधिकतम सीमा पर पहुंच जाएंगे, यानी कि 4-5 साल हो जाएगा और उनको सालाना इंक्रीमेंट मिलना बंद हो जाएगा। यही कारण है कि यूनियन मांग कर रही है कि पे स्केल बढ़ाकर रखा जाए, ठीक है। तो यूनियन भैया दबाव डाल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको सैलरी स्टेगनेशन की समस्या नहीं आने वाली, ठीक है, क्योंकि यूनियन की बहुत सारी डिमांड है इससे रिलेटेड। फिलहाल ये सवाल भी क्लियर हो गया, इसका जवाब भी आपको मिल गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट आता है कि भैया मेरे एक सब्सक्राइबर है जो 2018 में रिटायर हुए हैं, ठीक है, और 2018 में रिटायर होने के बाद उनको पेंशन फिलहाल कितनी मिल रही है, 23,260 रुपए मिल रही है। अब भैया बात आती है कि थर्ड पीआरसी अगर लागू होता है तो इस 23,260 में उनको कितनी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, ये उनका सवाल है। तो चलिए इस पर भी जवाब देते हैं। देखिए अगर आपकी बेसिक सैलरी 23,260 रुपए थी तो थर्ड पीआरसी यानी कि जीरो फिटमेंट फैक्टर अगर मान के चलिए, जस्ट जीरो फिटमेंट फैक्टर, ठीक है, अभी कोई फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है, 5% एटलीस्ट तो रहेगा ही सही, लेकिन फिर भी हम जीरो फिटमेंट फैक्टर मान के चलेंगे तो आपकी सैलरी कितना इंक्रीमेंट होगी। और अब बात आती है कि भैया आपका फिटमेंट फैक्टर भले 15% हो, 10% हो, 5% हो, वो बाद में सैलरी इंक्रीमेंट ज्यादा ही होगा, लेकिन फिलहाल जीरो मान के चलिए, मतलब फिटमेंट फैक्टर आपको लगेगा ही नहीं, एक्स्ट्रा कितना फायदा होगा फिर भी थर्ड पीआरसी लागू होती है तो देखिए जीरो फिटमेंट फैक्टर के बाद आपकी पेंशन की कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए आपकी पुरानी बेसिक जो पेंशन है वो कितनी थी, जो देखिए आपकी जो पुरानी बेसिक पेंशन कितनी है, 23,260 रुपए। अब आपका आईडी यानी कि 119.5% 2017 के हिसाब से कितना मर्ज होगा, आपकी 23,260 का 119.5% कितना होता है वो निकाल लीजिए, यानी कि 23,260 इंटू 119.5% बटा 100 करेंगे तो निकल कर आएगा 27,795। 2017 के हिसाब से आपका आईडी 119.5% कितना था, 27,795 रुपए आज की पेंशन के हिसाब से आपका आईडी बनता है। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 23,260 प्लस 27,795 जोड़ेंगे तो कितना पैसा बन के आएगा, 51,055 रुपए बन के आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कमेंट में बताया था एक सवाल में, जहां पर 51.8% थर्ड पीआरसी लागू होगी तो यानी कि 2017 से लेकर 2025 तक का आईडीए जो बड़ा हुआ है वो आपको मिलेगा, प्लस होगा। तो भैया यहां पर भी सेम टू सेम बात आती है कि आपका पेंशन रिवीजन होगा तो आपका जो 51.5% आईडीए है, यानी कि 2017 से लेकर 2025 तक का सरकारी इंडेक्स डेटा के हिसाब से वो आपको पेंशन रिवीजन में भी मिलेगा, ठीक है। तो मतलब आपकी जो पेंशन कितनी बड़ी थी, 51,055 रुपए, तो 51,055 रुपए का 51.8% कितना होता है, 25,527 रुपए, ये आपकी पेंशन में ऐड हो जाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, आपकी पेंशन समथिंग 75-76 हजार रुपए की समथिंग हो जाएगी। अब भैया ये बात हमने 0% फिटमेंट फैक्टर पर की थी, ये आपको पता होगी, शुरू में मैंने बताया था आपको कि भैया हम जीरो फिटमेंट फैक्टर लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या ऐड हुआ है, आपकी बेसिक पेंशन, उसमें 119.5% आईडीए और उसके साथ जो बचा हुआ नहीं सॉरी 2017 से लेकर 2025 तक का एक्स्ट्रा आईडीए यानी कि 51.8% आईडीए हमने ऐड किया है, जिसमें आपकी सैलरी 75,000-76,000 रुपए पर पहुंच गई है। अब अगर यहाँ पर 5% फिटमेंट फैक्टर सरकार अगर देती है, 10% देगी या फिर 15% देगी, जितना भी फिटमेंट फैक्टर देगी वो ऐड करेंगे तो एटलीस्ट आपकी सैलरी लगभग माने तो 90,000 मतलब 85 से 90,000 रुपए तक पहुंच ही जाएगी, ठीक है।
तो फिलहाल आपके सवाल, आपका ये सवाल क्लियर हो गया होगा, सवाल का जवाब आपको मिल गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट है हमारा, अगर आप रिटायर हुए कौन से साल में, 2018 में, 2019 में या फिर 2020 में, जो भी पेंशनर्स, जो भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, ठीक है, उनकी पेंशन का क्या होगा अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है। तो देखिए कितना इंक्रीमेंट मिलता है उनको। ये वो कर्मचारी है जिन्होंने थर्ड पीआरसी की प्रभावी तारीख यानी कि 1/1/2017 के बाद रिटायर हुए। ठीक है, इन्हें प्रो रेटा के आधार पर पेंशन मिलेगा। ठीक है, लाभ मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा, और इनकी पेंशन नए बेसिक के आधार पर फिर से रिवाइज की जाएगी। अब इन्हें 2017 से लेकर रिटायरमेंट की तारीख तक का एरियर भी मिलना चाहिए, लेकिन यह सब सरकार की मंजूरी पर तय करता है। ठीक है, अब भैया आप भले ही 2018 में रिटायर हुए, 2019 में या फिर 2020 में, जब भी यहाँ पर पेंशन रिवीजन होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2017 इफेक्टिव डेट है थर्ड पीआरसी लागू होने की, या फिर पेंशन रिवीजन जब भी लागू होगा, तो उससे लेके आपकी प्रभावी तारीख जब भी आप रिटायर हुए थे उसके बीच का आपको एरियर मिलना चाहिए। अगर सरकार मंजूर करती है तो ठीक है, लेकिन नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है हमारा कि पेंशनर्स को इंक्रीमेंट नहीं मिलता, तो भैया थर्ड पीआरसी लागू होगी तो हमको क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये तकनीकी रूप से ये आपकी बात सही है कि भैया इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, जैसे कि कर्मचारियों को मिलेगा, हर सालाना 3% इंक्रीमेंट मिलता है कर्मचारियों को, वो आपको नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए एक बार रिटायर होने के बाद आपकी बेसिक पेंशन है, वो जो बेसिक पेंशन है वो फिक्स हो जाती है, और उसमें सालाना 3% जो इंक्रीमेंट है वो नहीं होता है जैसे कि कर्मचारियों को मिलता है। ठीक है, अब भैया वो सिर्फ नौकरी के दौरान मिलता है आपको, आप पेंशनर्स हो, घर बैठे हो तो नहीं मिलेगा। अब लेकिन पेंशनर्स को आईडीए यानी कि डीएनएस रिलीफ का लाभ मिलता है, जो हर 3 महीने में बढ़ता जाता है। अब पेंशन तभी बढ़ती है जब नया पीआरसी लागू हो या फिर सरकार कोई विशेष यहाँ पर राहत दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर पेंशन में डीआर की वृद्धि जरूर होगी, आपकी डीआर इंक्रीमेंट जरूर होगा, लेकिन सालाना इंक्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सवाल है, यहाँ पर एक और सवाल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थर्ड पीआरसी की फाइल कहाँ है और फाइल पर क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फिलहाल जो आपकी जो फाइल है वो मजदार में है। ठीक है, अब फाइल दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बीच घूम रही है। ठीक है, अब अड़चन ये है कि वित्त मंत्रालय का कहना है कि भैया घाटे में चल रहे पीएससी को पेंशन रिवीजन देना बहुत मुश्किल है। अब उम्मीद की किरण भी है इस पर, बीएसएनएल और एमटीएनएल के यूनियनों ने दबाव बनाया हुआ है कि भैया पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन वर्किंग कर्मचारियों से थोड़ा सा अलग करके देखा जाए, क्योंकि पेंशन सरकार से जाती है न कि कंपनी के मुनाफे से। ठीक है, तो भैया सही बात है, पेंशन रिवीजन होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर डॉट का भी यही कहना है कि पहले पे रिवीजन कर दो फिर पेंशन रिवीजन मैं दूंगा। तो भैया डॉट जहां से आपको पेंशन आती है वही बोल रहा है कि पहले थर्ड पीआरसी लागू होनी चाहिए, तो आप कैसे यहाँ पर पेंशन रिवीजन करेंगे थर्ड पीआरसी से पहले। तो फिलहाल ये है, कुल मिलाकर बात आती है कि थर्ड पीआरसी की लड़ाई अब सिर्फ अफोर्डेबिलिटी क्लोज से छूट पाने की है। जैसे ही सरकार पेंशन रिवीजन को वर्किंग एम्प्लॉइज के वेतन से अलग करेगी, डीलिंग करेगी, तो आपका रास्ता साफ हो जाएगा। मतलब देखिए यूनियंस है वो पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन दोनों को डीलिंग करना चाहती है, यानी कि अलग अलग करना चाहती है, ताकि पेंशन रिवीजन अपने आप में लागू हो जाए, भले थर्ड पीआरसी लागू हो या ना हो। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि भैया आपका जो पेंशन रिवीजन है वो पे रिवीजन पे भी डिपेंड करता है, और डॉट भी यही चाहती है, तो आपको रुकना ही बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल पेंशन रिवीजन जो पे रिवीजन है वो तो समथिंग 7 से 8 महीने में लागू होगा, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो फिलहाल देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन वगैरह थे सबका यहाँ पर आंसर मैंने दे दिए हैं, और आई होप आपको जो चाहिए था आंसर जैसा मिल गया होगा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह रह गया हो, या फिर कोई न्यू व्यूअर इन क्वेश्चन या फिर आंसर्स को वीडियो देख रहा हो, ठीक है, तो आप मुझे बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। फिर से जो भी आपके डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।